प्रश्न: इतिहास और राजनीतिक संस्कृति के मार्क्सवादी सिद्धांत में ग्राम्स्की के योगदान की व्याख्या कीजिए। उत्तर: विचारधारा की अवधारणा के आधार पर कई मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी विचारकों ने राजनीति के काम करने के तरीके के बारे में अलग अलग सोचा है। मार्क्स और एंगेल्स ने किसी भी ऐतिहासिक युग के प्रमुख विचारों को उन विचारों के रूप में माना जिन्हें वैध घोषित किया गया है। यह माना जाता है कि सभी राजनीतिक और सांस्कृतिक विचार प्रचलित शक्ति संबंधों में निहित हैं। ग्राम्स्की ने अपने पाठकों को यह समझने के लिए प्रभुत्व की धारणा विकसित की कि वास्तव में पूंजीवादी समाजों में शक्ति संबंध कैसे संचालित होते हैं। लेकिन पहले यह समझ ले कि एंटोनियो ग्राम्स्की कौन थे। एंटोनियो ग्राम्स्की एक इतालवी मार्क्सवादी बुद्धिजीवी और राजनीतिज्ञ थे। मार्क्सवादी चिंतन को परिष्कृत करने का श्रेय उन्हें ही जाता है। वे फासीवादी नेता बेनिटो मुसोलिनी के मुखर आलोचक थे। 1926 में उन्हें कैद कर लिया गया, जहां वे 1937 में अपनी मृत्यु तक रहे। उनके काम का शीर्षक जेल नोटबुक है और इसे राजनीतिक सिद्धांत में सबसे बेहतरीन और सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। यह कार्य धर्म, फासीवाद, इतालवी इतिहास, राष्ट्रवाद, नागरिक समाज, लोकप्रिय संस्कृति जैसे विषयों की विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है। ग्राम्स्की अपने सांस्कृतिक आधिपत्य के सिद्धांत के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। यह सिद्धांत मूल रूप से यह करता है कि पूंजीपति वर्ग के रूप में भी जाने जाने वाले अभिजात्य वर्ग ने पूंजीवादी समाज में सत्ता बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक संस्थानों और प्रतीकों का उपयोग कैसे किया। ग्राम्स्की के अनुसार पूंजीपति वर्ग विचारधारा नामक एक उपकरण का उपयोग करके एक आधिपत्य संस्कृति विकसित करता है। अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए हिंसा, आर्थिक दबाव, बल का प्रयोग करने के बजाय वे विचारधारा को अपने सबसे शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे कुछ मूल्यों का भ्रम पैदा करते हैं जो उनके अपने हित के हैं। यह भ्रम धीरे धीरे जनता के बीच व्याप्त कॉमन सेंस जैसा प्रतीत होता है और यही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरी यथास्थिति बनाए रखी जाती है। इस प्रकार ग्राम्स्की के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था के लिए सहमति बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। यह सांस्कृतिक आधिपत्य प्रभुत्वशाली वर्ग द्वारा उन संस्थाओं के माध्यम से उत्पन्न और पुनरुत्पादित किया जाता है जो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थानों की अधिरचना का निर्माण करती है। ग्राम्स्की के योगदान को मार्क्सवादी चिंतन के प्रमुख योगदानों में से एक माना जाता है। उन्होंने मार्क्स की इतिहास की व्याख्या की आलोचनात्मक जांच की। उन्होंने इतिहास की कई अन्य व्याख्याओं की तलाश की और वे वास्तव में एक अन्य इतालवी विद्वान बेनेडेटो क्रोसे से प्रभावित हुए। क्रोस ने इतिहास में सांस्कृतिक कारकों की भूमिका पर बल दिया है। वे अन्य मार्क्सवादी विचारकों से अलग थे। इसका कारण मार्क्स और एंगेल्स के आर्थिक निर्धारणवाद को अस्वीकार करना है। आर्थिक निर्धारणवाद का अर्थ है कि आर्थिक संबंध ही एकमात्र आधार है जिस पर समाज में अन्य सभी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं आधारित है। यह सिद्धांत दावा करता है कि दुनिया के सभी समाज अलग अलग आर्थिक वर्गों में विभाजित हैं जिनकी सापेक्ष राजनीतिक शक्ति राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति से निर्धारित होती है। ग्राम्स्की ने महसूस किया था कि हो सकता है कि मार्क्स ने इतिहास में सांस्कृतिक कारकों की भूमिका की उपेक्षा की हो। इतिहास के मार्क्सवादी सिद्धांत में ग्राम्स्की का योगदान। मार्क्स के इतिहास के सिद्धांत की कच्चे आर्थिक निर्धारणवाद के रूप में आलोचना की गई है। इसका मतलब यह परिष्कृत या अद्यतन नहीं किया गया था। ग्राम्शी के योगदान के कारण उनका सिद्धांत आर्थिक निर्धारणवाद नहीं रहा। आइए ग्राम्स्की के योगदान को मार्क्स मॉडल से तुलना करके समझते हैं। समाज के मार्क्स मॉडल में दो संरचनाएं शामिल थी। 1. आधार। 2. सुपरस्ट्रक्चर। आधार आर्थिक संरचना और राज्य है। मीडिया, शिक्षण संस्थान सुपरस्ट्रक्चर का हिस्सा है। मार्क्स के लिए अधिरचना अपने आप में एक संरचना नहीं है बल्कि आधार का प्रतिबिंब है। इसका अर्थ है कि यदि आर्थिक ढांचा बदलता है तो अधिरचना अपने आप बदल जाएगी। इसका मतलब है कि केवल एक क्रांति की आवश्यकता है, मूल संरचना या उत्पादन के तरीके में परिवर्तन। ग्राम्स्की ने यहाँ एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। ग्राम्स्की के लिए आर्थिक ढांचे के स्तर पर लड़ना काफी नहीं है, हमें दो स्तरों पर लड़ना है, बेसिक स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। अधिरचना को बदलना अधिक चुनौतीपूर्ण है। बुनियादी ढांचा एक दिन में बदल सकता है लेकिन अधिरचना में शताब्दियां लग सकती हैं क्योंकि संस्कृति, मूल्य, मान्यताएं बदलने में बहुत समय लगता है। सभी मार्क्सवादियों की भांति ग्राम्स्की भी आर्थिक ढांचे को आधारभूत ढांचा मानते हैं अर्थात अंतिम निर्धारक आर्थिक ढांचा है। हालांकि मार्क्स के विपरीत ग्राम्स्की का सुझाव है कि अधिरचना भी एक संरचना है। उसने अधिरचना को दो परतों में विभाजित किया है। 1. नागरिक समाज। 2. राज्य। नागरिक समाज और राज्य दोनों मिलकर इंटीग्रल स्टेट का निर्माण करते हैं। राज्य का उद्देश्य पूंजीवाद के एक साधन के रूप में कार्य करना है। यह पूंजीपति वर्ग के शासन को कायम रखने या जारी रखने में मदद करता है। ग्राम्स्की के अनुसार राज्य उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली जबरदस्ती का प्रतिनिधित्व करता है जो को चुनौती देना चाहते हैं। नागरिक समाज का उद्देश्य पूंजीपति वर्ग के वर्चस्व को कायम रखना भी है। यह आधार के बहुत करीब है और सुरक्षा की पहली परत के रूप में कार्य करता है। यह कुशन या शॉक अवशोषक के रूप में कार्य करता है।
यदि राज्य जबरदस्ती का उपयोग करता है, तो नागरिक समाज आकर्षण की शक्ति का उपयोग करता है। ग्राम्स्की के अनुसार नागरिक समाज बुर्जुआ जीवन शैली या मूल्यों के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने का कार्य करता है। आकर्षण की इस शक्ति के लिए ग्राम्स्की ने हेगेमनी शब्द का प्रयोग किया है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.